Yeah. Today, I have to discuss with you what some Sir, important literary terms. Yeah. Good evening. Good evening. Today, I have to discuss with you some important literary terms, and that is anagnorisis, agnosticism, Alexandrine, एलिग्री, एपोरिया। अगर आप इस पेज पे देख रहे होंगे तो इस पेज पे कल हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी तक बात कर लिया था। बट व्हाट टुडे आई हैव एनाग्नोरिसिस, जो कि ड्रामा से रिलेटेड टर्म है। एग्नोस्टिसिज्म, वो भी आपका ड्रामा से ही रिलेटेड टर्म है। अलेक्जेंड्राइन मीटर का हिस्सा है। एलिग्री एक लिटरेरी डिवाइस है। एपोरिया जो है ये डीकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब अगर हम इसमें बात करें जो एनाग्नोरिसिस है, जो ये टर्म है कि एनाग्नोरिसिस से क्या मतलब है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू रीड कि क्या चीज है, कैसे आप इसे समझ सकते हैं। इन ड्रामा द डिस्कवरी और रिकॉग्निशन दैट लीड्स टू द पेरिपिटी आर रिवर्सल। कह रहे हैं कि जब ड्रामा में एक ऐसा चीज या एक ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है, जब आप चीजों को डिस्कवर करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, जो आपको रिवर्सल की ओर लेता है। रिवर्सल या पेरिपीटिया जिसको कहते हैं, पेरिपीटिया रिवर्सल। पेरिपीटिया का मतलब कि रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई पेरिपीटिया, पेरिपीटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। जो आपका, जैसे मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप जो है, ये एक आपके जीवन की सीधी रेखा है, आप इस सीधी रेखा से जा रहे हैं और सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा है। यहाँ जैसे ही आप जाते हैं, आपका जो सही चल रहा था वो सब कुछ गड़बड़ होकर के वो ऐसे हो जाता है। तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज जो गड़बड़ होकर के ऐसा होता है, ये चीज क्या हो गया, ये चीज आपका पेरीपीटिया हो गया। क्या हो गया? पेरीपीटिया, PERIPETIA। दिस पेरीपीटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। आपका फॉर्च्यून एकदम सही दिशा में चल रहा था, आपके हिसाब से, आपके मुताबिक सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अचानक जो है वो चीज क्या हो जाता है, वो आप जो है जैसे लगता है कि आपका फॉर्च्यून जो होता है वो बैड लक में तब्दील हो जाता है। यू आर नॉट अ फॉर्चुनेट वन, बल्कि आपका क्या हो जाता है, यू आर नॉट अ लकी वन, बल्कि आप जो है एक तरह से दूसरी दिशा में आप चले जाते हैं। तो ये जो पेरीपीटिया है, ये पेरीपीटिया आपका कि आप लकी नहीं हुए, आपका रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून हो जाता है। जब इस चीज का आपको एहसास होता है, जब इस चीज का आपको पता चलता है, तो वह सिचुएशन क्या कहलाती है? वह सिचुएशन एनाग्नोरिसिस होती है। तो एनाग्नोरिसिस का मतलब द डिस्कवरी, पता लगना, और रिकॉग्निशन या इस चीज की पहचान होना, दैट लीड्स टू द पेरिपिटी और रिवर्सल, कि हम कि किस कंडीशन में, किस चीज की वजह से हमारा जो फॉर्च्यून है वह रिवर्सल में तब्दील हो गया या पेरीपीटिया में हो गया, या वो बैड लक में तब्दील हो गया। जब उस सिचुएशन का पता चलता है, तो उस सिचुएशन को जो है एनाग्नोरिसिस कहते हैं, जब उसका खुलासा होता है। और जो रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून होता है वह क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि जो लक बैड लक में तब्दील हो जाता है, उसको जो है पेरीपीटिया कहा जाता है। तो दोनों, आई होप कि शब्द आपको क्लियर हो गया होगा कि पेरीपीटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, लेकिन एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या है? डिस्कवरी और रिकॉग्निशन दैट लीड्स टू द पेरीपीटिया, पेरीपिटी और रिवर्सल। मे आई नो कि क्या ये दोनों टर्म आपको क्लियर होगा? एनाग्नोरिसिस क्या है? एनाग्नोरिसिस उस सिचुएशन का नाम है। एनाग्नोरिसिस एक स्थिति होती है, जिस स्थिति में आपका लक बैड लक में तब्दील हो जाता है। उस स्थिति को का जब आपको पता चलता है, तो वह एनाग्नोरिसिस है। लेकिन लक का बैड लक में तब्दील होना, रिवर्सल होना, कोई भी चीज जो एक सही दिशा में चला जा रहा है, उसमें बैक गियर या मन मुताबिक चीजें हो रही थी और वो चीजें आपके मन के हिसाब से अब ना हो करके बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलती है, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? पेरिपिटी, पेरिपिटिया या रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून। The reversal depends on recognition of the something of importance by the protagonist was unknown to him। करें कि जो रिवर्सल होता है
यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोटेगनिस्ट जिसके साथ यह चीज होता है, प्रोटेगनिस्ट का मतलब तो सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके साथ यह चीज होता है वह उससे अननोन होता है, वह उसको जान नहीं पाता कि हाँ ऐसी चीजें हो रही है। तो जो रिवर्सल है, यह एक तरह से क्या होता है, रिवर्सल एक तरह से जिसके साथ होता है, जो प्रोटेगनिस्ट होता है, वह उसके प्रति क्या होता है, अननोन रहता है। जब वो नोन की स्थिति में आता है तब वह एनाग्नोसिस का कंडीशन है। विच इज नोन एज डिस्कवरी, जब वह उसको जानता है तो वह जो है क्या होती है, वह उसके लिए डिस्कवरी है, या इन अरिस्टोटल टर्म एनाग्नोसिस, या अरिस्टोटल के शब्दों में क्या है, एनाग्नोसिस है। तो जो एनाग्नोसिस है, यह अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है उसका हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ एक टर्म है, और उससे जुड़े हुए दो टर्म को आपको समझना है। दो आई हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उससे जुड़े हुए दो शब्दों को मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो जो दो शब्द हैं, एक शब्द जो है आपका क्या हो गया, एनाग्नोरिसिस। इस एनाग्नोरिसिस का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया हुआ है, अरिस्टोटल ने दिया है। किसमें उन्होंने दिया है, पोएटिक्स नाम की किताब में दिया है। इसमें होता क्या है, इसमें जो चीज होती है, जो चीज दिखाई जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्कवरी, और दैट इज डिस्कवरी, DISCOVER, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्कवरी। वो चीज क्या है, डिस्कवरी है, या जो है क्या होता है, रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन। किस चीज का डिस्कवरी और रिकॉग्निशन, डिस्कवरी और रिकॉग्निशन ऑफ द सिचुएशन दैट लीड्स, दैट लीड्स पेरिपिटी और रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, और रिवर्सल। तो उस जो है डिस्कवरी, किसका डिस्कवरी, रिकॉग्निशन, किसका रिकॉग्निशन, उस सिचुएशन का दैट लीड्स टू पेरिपिटी और रिवर्सल। ये चीज आपका क्या है, एनाग्नोसिस है। अब दूसरा चीज क्या होता है कि जो अगर हम यहीं पे बात कर लें पेरिपीटिया को भी लेकर के, PERIPETIA, ये भी एक शब्द है जो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है, पोइटिक्स में उन्होंने इसके बारे में बात किया हुआ है। इस पेरिपीटिया का जो मतलब है, जो मकसद है, वह क्या है, दैट इज अ रिवर्सल ऑफ दी फॉर्च्यून। तो एक ये दो चीजें हैं जो आपको ये समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है। दूसरा शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, एग्नोस्टिसिज्म। जो एग्नोस्टिसिज्म है इसको लेकर के आपको समझना है। द टर्म वॉज इन्वेंटेड बाय द बायोलॉजिस्ट थॉमस हक्सली। कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिसिज्म जो टर्म है, ये किसने इसको इन्वेंट किया हुआ है, सबसे पहला चीज को, इस टर्म को एक बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था थॉमस हक्सली, उन्होंने इसको 1869 में इन्वेंट किया हुआ है। एक्सप्रेस टूवर्ड्स रिलीजियस फेथ, ये बात उन्होंने रिलीजियस फेथ की ओर इशारा किया। द एटीट्यूड विच इज नीदर ऑफ बिलीव नॉर ऑफ डिसबिलीव, एक ऐसी स्थिति जिसमें न तो वह विश्वास करते न ही अविश्वास करते, दोनों स्थिति होती है। एग्नोस्टिसिज्म जो है एक ऐसा शब्द है जो कि बायोलॉजिस्ट थॉमस हक्सली ने, कौन से बायोलॉजिस्ट, थॉमस हक्सली, HUXLEY, थॉमस हक्सली ने 1869 ईस्वी में इस टर्म को इन्वेंट किया। द टर्म वाज इन्वेंटेड बाय बायोलॉजिस्ट थॉमस हक्सली इन 1869। कब उन्होंने इसको इन्वेंट किया, 1869 ईस्वी में इन्वेंट किया हुआ है। उसमें इन्होंने क्या बताया है, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे अगर धर्म की या रिलीजियस बिलीफ की अगर आप बात करते हैं, तो रिलीजियस बिलीफ में एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है जिसमें व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ये भी नहीं कहता मैं नहीं विश्वास करता हूँ। ये जो सिचुएशन होता है, वह सिचुएशन क्या है, एग्नोस्टिसिज्म।
ना तो वह ईश्वर की सत्ता में को डिनाई करता है, ना ही स्वीकार करता है। एक ऐसी स्थिति में होता है, ना तो वह आस्तिक होता है, ना ही वह नास्तिक होता है। इन हिज ओन वर्ड्स, उनके खुद के शब्दों में, आई नीदर एफर्म नॉर डिनाई द इमोरलिटी ऑफ मैन, कह रहे ना तो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, ना ही मैं डिनाई करता हूँ द इमोरलिटी ऑफ मैन, कि जो मैन है वह इमोरल है। आई सी नो रीजन, मैं कोई तर्क नहीं देखता फॉर बिलीविंग इट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव नो मीन्स ऑफ डिसप्रूविंग इट, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं जिससे मैं इसको डिसप्रूव कर दूं। ना तो मैं स्वीकार करता हूँ, ना मैं अस्वीकार करता हूँ कि मैन इमोरल है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं इसको लेकर के क्या करूं, डिसप्रूव कर दूंगा। एग्नोस्टिसिज्म वाज वाइड स्प्रेड एमंग राइटर्स बिटवीन 1850 1940, जो एग्नोस्टिसिज्म था, ये चीज जो है 1850 से लेकर के 1914 ईस्वी के बीच में बहुत तेजी के साथ लोगों के बीच में फूला फला, पनपा जो है राइटरों के बीच में 1850 से 1914 के बीच में। From the scientific thought of time, especially that of Huxley himself and that of another biologist, Charles Darwin, और साथ ही साथ चार्ल्स डार्विन, मतलब चार्ल्स डार्विन हो गए, थॉमस हक्सली हो गए, इन लोगों के बीच में। अगर जहां तक आप बात करते हैं चार्ल्स डार्विन का, तो मैं यहाँ पे आप सारे लोग जानते हैं, अभी हम विक्टोरियन एज जब पढ़ा रहे थे कि चार्ल्स डार्विन की चार्ल्स डार्विन की एक किताब आई थी 1859 ईस्वी में, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, SPECIE। तो जो एल्डस हक्स जो जो टॉमस हक्सली का समय है, जो टॉमस हक्सली का समय है, जो बायोलॉजिस्ट है, वही समय जो है किसका रहा, वही समय आपके लगभग डार्विन वगैरह का भी अगर आप देखेंगे रहा। तो अब अगर आप इस तरह की चीजें देखते हैं, तो ये टर्म जो है 1850 से 1914 के बीच में जो है काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। अब दूसरा चीज, एक चीज ये होता है कि ये जो टर्म था, ये टर्म आखिर एक तरह से काफी पॉपुलर हुआ अनडाउटली, और उसमें वो था, लेकिन ये क्या शो करता है, यह एक एटीट्यूड को शो करता है। एग्नोस्टिसिज्म इज एन आइडियोलॉजी practicing or believing in an ideology कि that a person who neither believes God not deny about the existence of God, उसका रिलीजियस बिलीफ ये होता है, नीदर ही इज एथीस्ट नॉर थीस्ट, बट बट अ सिचुएशन यू कैन से इन बिटवीन, एक जो सिचुएशन है वह इन बिटवीन का होता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म। मे आई नो कि क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक, ओके, गुड गुड। तो नाउ यू गॉट एग्नोसिस, एग्नोस्टिसिज्म। अलेक्जेंड्राइन है, अलेक्जेंड्राइन मीटर से रिलेटेड है, कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है। जो अलेक्जेंड्राइन होता था, यह एक 12 सिलेबल लाइन, 12 सिलेबल अलेक्जेंड्राइन जो होता है, अगर आप देखेंगे ये 6 फीट या 12 सिलेबल। तो जो जो 12 सिलेबल लाइन ऑफ वर्स, अलेक्जेंड्राइन के लिए बस आप इतना वर्ड जरूर समझिएगा, 12 सिलेबल लाइन ऑफ वर्ड्स। मैं यहाँ पे अलग से लिखना चाहूंगा, अ 12 सिलेबल लाइन ऑफ वर्ड्स। जो अलेक्जेंड्राइन है, इसमें कितना सिलेबल होता है, 12 सिलेबल होगा। और अगर 12 सिलेबल होगा तो कितना फीट होगा, 6 फीट होगा, क्योंकि या एक फुट में 2 सिलेबल होता है। तो टोटल मिलाकर के इसमें जो हमारा सिलेबल में अगर 12 है, तो फीट कितना हो जाएगा, 6 फीट। अब अगर 6 फीट हमारे पास होता है और 12 सिलेबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, अलेक्जेंड्राइन का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या रीजन था, उसको लेकर के बात की जा रही है कि a 12 syllable line of very possibly owning its name to फ्रेंच medieval poem। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ से इसका यूज हुआ था, फ्रेंच medieval poem में इसका यूज हुआ था, अबाउट अलेक्जेंड्राइन द ग्रेट, और किसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट।
और एक किसके बारे में था, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में था, इसीलिए इसका नाम अलेक्जेंड्राइन रखा गया। तो दो क्वेश्चन आपको मिलता है। 12 सिलेबल लाइन ऑफ वर्स होता था, और इसका जो नाम आया है कहाँ से आया, फ्रेंच मेडिवल पोयम में, और जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जिक्र किया गया था। इट इज कॉमन इन फ्रेंच पोइट्री बट अनयूजुअल इन इंग्लिश। कह रहे फ्रेंच पोइट्री में तो ये बहुत कॉमन वे में यूज किया गया, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम रहा है। वेर द कॉमनेस्ट लाइन लेंथ ऑफ 10 syllable माइकल ड्रेटन यूज इन हिज लॉन्ग पोयम पोल यॉल बियॉन्ड। जबकि एक अगर जो एक कॉमन लाइन लेंथ है, इंग्लिश में जो कॉमन लाइन लेंथ है वो कितने सिलेबल का है, 10 सिलेबल का है। और अगर 10 सिलेबल होता तो उसको हम क्या कहते हैं, 5 feet पेंटामीटर। पेंटामीटर। जब 10 होता तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेंटा कहते हैं। तो इंग्लिश में जो है 10 सिलेबल ज्यादा कॉमन रहा था, और फ्रेंच में 12 सिलेबल का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, इसीलिए उसको अलेक्जेंड्राइन और किसके नाम पर रखा गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर। और ये चीज जो फ्रेंच में यूज किया गया, मेडिवल पोयम्स में यूज किया गया। माइकल रिटन यूज इन हिज लॉन्ग पोयम पोलियॉल्बिन, बट इट्स मोस्ट फेमस यूज इन द लास्ट ऑफ द स्पेंसरियन स्टैंजा। कह रहे हैं कि एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, जो एक इसका रहा है कि अलेक्जेंड्राइन का यूज जो है स्पेंसरियन स्टैंजा के अंतिम लाइन में किया गया था, और जो स्पेंसरियन स्टैंजा है इसको पोएट एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में यूज किया है। अगर आपको याद होगा कि स्पेंसरियन स्टैंजा मीन्स 9 लाइन्स स्टैंजा, जो स्पेंसरियन स्टैंजा होता है उसका क्या होता था, 9 लाइन्स स्टैंजा। इनमें से जो 8 लाइन होता था, वो 8 लाइन जो है किसमें होता था, 8 लाइन, 8 लाइन्स आयाम्बिक पेंटामीटर होता था, आयाम्बिक पेंटा। 8 लाइन किसमें होता था, पेंटामीटर, पेंटामीटर, METR। लेकिन जो 9वीं लाइन होती थी वो हेक्सामीटर में होती थी। तो जो है आपके एडमंड स्पेंसर थे, उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा जो उन्होंने फेरी क्वीन में यूज किया हुआ है, उसकी जो 9 लाइन है, 9 लाइन आपका किसमें था, हेक्सामीटर। और हेक्सामीटर का मतलब कि 12 सिलेबल वाला जो वहां पे यूज किया गया था, वहां से उन्होंने दिया। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज और आपको क्लियर हो गया। स्पेंसरियन स्टैंजा प्लस जो है 8 लाइन्स उसमें आयाम्बिक पेंटामीटर में, 9वीं लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में, और हेक्सामीटर 12 सिलेबल लाइन, पेंटामीटर 10 सिलेबिक लाइन। देन यू केम टू नो अबाउट की फ्रेंच मेडिवल पोयम में, और अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर, ऑल दीज थिंग्स यू सी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। और इंग्लिश में जो सबसे पॉपुलर रहा है वो कौन सा रहा, इंग्लिश में सबसे पॉपुलर आपका 10 सिलेबिक वर्ड लाइन्स का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो किसी को कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, देखिए मैं आपसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, और मैं समझता भी नहीं कि इतना सिंपल वे बताने के बाद उसको कोई रिपीट कराने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा काफी मैटर इसमें है। तो जब ऑलरेडी समझा दिया जा रहा है तो सारी चीजें आ जा रही है, उसी को क्या बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंटा का क्या मतलब है, तो अलेक्जेंड्राइन का क्या मतलब है, 12 सिलेबल का क्या मतलब है, फ्रेंच पोइट्री में किस एज में मेडिवल पोयम में इसका यूज किया गया, ये सब आपके सामने ऑलरेडी है। तो आई डोंट थिंक कि एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिग्री भी मैंने आपको बताया था। जो एलिग्री है यह क्या होता है, यह जो है एक तरह का अगर आप मैं कहूँ कि आर्ट ऑफ नरेशन है। एलिग्री जो होती है यह क्या है, आर्ट ऑफ नरेशन होता है। मतलब जैसे अगर हम कोई कहानी बनाते सुनाते हैं तो वो उसमें नरेशन इसमें पाया जाता है। और ग्रीक में इसका मतलब है कि स्पीकिंग इन अदर टर्म्स, दूसरे शब्द में बात करना। तो अगर कभी आता है एलिगरी का ग्रीक में क्या मतलब है, स्पीकिंग इन अदर टर्म्स, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थॉट एंड एक्सपीरियंस थ्रू इमेजेस बाय मींस ऑफ विच कॉम्प्लेक्स आइडियाज में बी सिंप्लीफाइड। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने थॉट को रखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को रखते हैं, तो इमेजेस के माध्यम से रखते हैं। तो कभी कभार जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं उनको सिंपल वे में रखा जाता है, और कभी कभार जो अब्स्ट्रैक्ट है, जो स्पिरिचुअल है, या जो मिस्टिकल आइडियाज मिस्ट्रीज है,
मिस्टीरियस आइडियाज है और जो एक्सपीरियंस है वो सब के सब रखे जाते हैं। तो ये ड्रामेटाइजेशन इन फिक्शन है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेन एवर यू जस्ट गो विद दिस वर्ड्स की एलिग्री को लेकर के या एलिग्री की इन चीजों को लेकर के, तो यू फाइंड सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, यू फाइंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एंड व्हाट आर दो, ये कौन कौन सी चीजें कि जो एलिग्री है यह एक ऐसा शब्द है जो कि आर्ट ऑफ डायरेक्शन होता है। हम अपने थॉट को, अपने एक्सपीरियंसेस को कभी इमेजेस के माध्यम से, कभी सिंबल्स के माध्यम से, कभी एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं या स्पिरिचुअल है, मिस्टीरियस है, इस तरह की चीजों को भी हम क्या करते हैं या कॉम्प्लेक्स आइडियाज को जो है प्रेजेंट करते हैं। तो उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है उसमें हम एलिगोरिकल फॉर्म का यूज करते हैं। और जो एलिग्री जब भी होगा तो वो जो है क्या होगा, वो हमेशा जो है उसमें एलिग्री में जब भी कोई कहानी बताई जाती है या कोई चीज प्रेजेंट की जाती है तो उसमें टू स्टोरीज चलती। तो एलिग्री क्या है, इट्स एन आर्ट ऑफ नरेशन, इट्स एन आर्ट ऑफ नरेशन जिसमें दो स्टोरी साथ में चलती है। और जो स्टोरी जो है सेकेंडरी होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टू पैरेलल स्टोरीज चलेगी और उसमें जो है सेकेंडरी स्टोरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ मॉरल एजुकेशन भी उसमें मिलेगा, इस तरह की। और ये जो एलिग्री होती है कभी कभार इसमें क्या किया जाता है, जो abstract चीजें हैं उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो पर्सोनिफाइड रूप ले लेती है, मानवकृत हो जाती है या मानव जैसा हो जाती है, मानव जैसा व्यवहार करने लगती है। तो एलिग्री का मतलब ग्रीक में क्या है, स्पीकिंग इन अदर टर्म्स, किसी दूसरी भाषा में बात करना, दूसरे शब्दों में बात करना। और जो हमारा बात करने का तरीका होगा वह जब हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम अपने थॉट को, हम अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू, इमेजेस के थ्रू जो है। और जब हम करते हैं तो उसमें कभी कभार क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं उनको सिंपल वे में, जैसे कभी कभार बहुत जटिल विचार है हम उसको नहीं रख पा रहे तो हम उसको एलिग्री के माध्यम से सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे मन में एक मेरे मेरे मन में एक उथल पुथल है, मेरा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इस बात को कैसे प्रेजेंट करूंगा। अगर मुझे अपनी इस बात को प्रेजेंट करना है तो मैं ये कहूंगा, जैसे मेरे अंदर एक बेचैनी है, उस बेचैनी को मैं कभी कभार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि फेडेड रोजेस का रूप ले लिया जाता है, या किसी सिक पर्सन का इमेज प्रेजेंट करके जो प्रेजेंट किया जाता है। तो वो जो सिक पर्सन है, जो मुरझाया गुलाब है, वह उस आदमी की मनोदशा को प्रेजेंट करता है। तो ये चीजें क्या होती, दिस इज द एलिगोरिकल फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, किसी abstract को, जैसे abstract को हम कह देते हैं, जैसे बाय द वे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो ये जो ऑनेस्टी है, जो एक्सपीरियंस है, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन हम उसको यहाँ ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो सब के सब जो है एक मानव जैसे हो, मानव जैसा बिहेव करते हो। तो ये सब चीजें जब किसी abstract को, आइडियाज को, थॉट को हम एक मानव रूप दे देते हैं और उस तरह से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एलिगोरिकल फॉर्म में होता है। ये सब चीजें रहती हैं और उसका ड्रामेटाइजेशन होता है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है। क्लियर है सर। ओके सर। ठीक। नाउ यू गॉट द नेक्स्ट वर्ड, एपोरिया। एपोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीकंस्ट्रक्शन का वर्ड है। डीकंस्ट्रक्शन एक थियरी है जो कि जैक्स देरेदा ने दिया हुआ था। एपोरिया आर rhetorical in which the speaker appears perplexed by indecision over some questions of choice। करे कि एपोरिया जो है एक ऐसा रेटोरिकल का मतलब ये होता है कि बहुत ही सजा धजा करके एक रेट्रिक वे में, रेट्रिक जो है यह आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, टू एक्सप्रेस योर थॉट इन एन आर्टिस्टिक वे विद समवन एंड आल्सो टू गेट समवन्स आइडिया इन आर्टिस्टिक वे। और जो रेटरिक लैंग्वेज होती है वो बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही
इन्फ्लुएंशियल होती है। जो जैसे एक अगर कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी बहुत बड़े रेटोरिशियन है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच में रखते हैं, इसी वजह से उनके पैरेलल और कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। जैसे जब 14 का इलेक्शन या और भी चीजें थी, या यूपी का इलेक्शन 17 का था, तो बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। देन यू फाइंड दैट कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नारी का अपमान, अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत सिंपल वे में, बहुत ही इंप्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल तरीके से जब एक आर्टिस्टिक मैनर में आप अपनी बात को रखते हैं, तो उस आर्ट को, उस बात को रखने के तरीके को रेटरी कहा जाता है, और उसको जो रखता है उसको रेटोरिशियन कहा जाता है। तो रेट्रिक और रेटोरिशियन ये मैंने बताया। अब एपोरिया क्या है? अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो एक आपको डायलेमा की स्थिति में ले जाए, आपको आप डिसीजन ना लेने पाए कि क्या सही है क्या गलत है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसा कई बार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? एपोरिया। एपोरिया क्या है? अ रेटोरिकल एक रेटोरिकल स्टेटमेंट इन विच द स्पीकर अपियर्स परप्लेक्स, जिसमें बोलने वाला इस स्थिति में होता है कि वह परप्लेक्स होता है। परप्लेक्सिंग मतलब वह परेशान रहता है। और क्यों परेशान रहता है? बाई इन डिसीजन, वह डिसीजन नहीं ले पाता किस चीज का? ओवर सम क्वेश्चन, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलते हैं, वह डिसीजन नहीं ले पाता क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसकी जो चॉइस होती है। जैसे हैमलेट सालिलिकी, हैमलेट का सालिलिकी जो है, टू बी आर नॉट टू बी, मैं क्या करूं या क्या ना करूं, मैं क्या कहूं या क्या ना कहूं। तो ये जो हैमलेट का जो सालिलिकी है, टू बी आर नॉट टू बी, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि टू बी आर नॉट टू बी। जैसे अभी मैं, इफ आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल कि आई वाज जस्ट इन एडमिशन कमेटी इन माय कॉलेज, एंड सम स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड ईयर दे केम, तो दे वर सेइंग कि सर, should I take English in BA third year or not? Because now there is the option कि BA third year में you have only to opt two subject, the third subject you can leave. तो कभी कभार ये ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारा भविष्य किसमें बेहतर है, अब वो उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब वो मेरे पास आए, तो इंग्लिश का टीचर होने के नाते 2 साल जब मैंने उनको पढ़ाया, और मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको इंग्लिश लेना चाहिए, इसमें फ्यूचर ज्यादा है, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। तो वो जब मेरी बात सुने, तो मेरी बात पे बहुत खुश हुए, और फिर वो डिसाइड किए कि नहीं, मुझे इंग्लिश ले लेना चाहिए। फिर वो जैसे ही घर गए, तो घर वालों की बात सुने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश कठिन होती है, छोड़ दो, ऐसा क्या, इससे बेहतर है कि आप और कोई सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए। फिर उनके अंदर डायलेमा उत्पन्न हुआ, फिर वो उसको समझे मुझे, फिर मेरे पास आए, फिर कह रहे हैं कि सर, घर वाले तो ऐसा कह रहे हैं। फिर मैंने उनको कहा कि स्टडी आपको करना है, आप अपना इंटरेस्ट जगाइए। और आप, तो मैं इतना सारा जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये पता, एक तो रियल घटना आज ही जैसा हुआ, ये आपके साथ भी रहा होगा थर्ड ईयर में, या कभी आप जॉब की तैयारी, जब जॉब की आप तैयारी करते हैं, या ऐसा कभी कभार चॉइस आ जाती है कि अगर दो दो नौकरी आपके सामने हो, और दोनों एक कंडीशन में हो, एक ही पे स्केल पर हो, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा पकड़े कौन सा छोड़े, एक डायलेमा की स्थिति होती है। समटाइम्स मैरिज का जब होता है मामला, तो उसमें बड़ा ये चीजें होती है कि आपके पास कई ऑप्शन है, दिस साइड जाए या दैट साइड जाए, कौन कौन सा, उसमें ऐसा तमाम चीजें होती है। लेकिन ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, लेकिन ये एपोरिया जो है, यह एक रेटोरिक स्टेटमेंट होता है, जिसमें स्पीकर जो है, वो एक परप्लेक्सिंग कंडीशन में होता है अपनी इनडिसीजन की वजह से, और वह क्वेश्चन नहीं कर पाता कि वो क्या चॉइस करे उस सिचुएशन को। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आपको। यस सर। Yes, sir. ओके सर। Now you find what? Now you find aphorism. Now you find what? Aphorism. एफोरिज्म मैंने पहले भी बताया था, और हम लोग ये सब जानते हैं कि जो एफोरिज्म है, वो बेकन का स्टाइल रहा, फ्रांसिस बेकन का। बहुत, अगर मैं सिंपल वे में कहूँ कि कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, तो या जैसे बिहारी के दोहा है, गागर में सागर भरना। तो जो एफोरिज्म है, यह भी एक सेंटेंस होता है या एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन यह एक ऐसा टर्ज टर्ज सेंटेंस होता है। टर्ज का मतलब होता है कि
कॉम्पैक्ट होगा, उसमें छोटा सा होगा, उसमें इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग होगा, कम शब्दों में ज्यादा मीनिंग निकलेगी। तो अ टर्ज सेंटेंस वेटेड विद सेंस, लेकिन उसमें जो सेंस होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। विद मोर वेट ऑफ विजडम, उसमें काफी विजडम होगा। ये चीजें, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, उसको एफोरिज्म कहा जाएगा। और यह एक पूरी एक स्टाइल के रूप में डेवलप हो गया है। तो एफोरिज्म इज एन आइडियोलॉजी or practicing or believing in an ideology. It comes in the form of a terse sentence which has weighted with sense, with more weighted of wisdom. उसमें सेंस का काफी वेट होगा। WEIGHT, WAIT इंतजार वाला नहीं, भारी भरकम उसमें सेंस निकलेगा। बुद्धिमत्ता की बहुत सारी बातें होंगी। वेट ऑफ विजडम होगा। जैसे इसमें उन्होंने दिया कि फ्रांसिस बेकन का एक कोटेशन है कि क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। ये बेकन का जो ऑफ स्टडीज का है, यह किसका एग्जाम्पल है, एफोरिज्म का एग्जाम्पल है। और जो भी एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट होते हैं या जो एपिग्राम होते हैं, जिसको हम सूक्ति परक वाक्य कहते हैं, जिसके हिंदी में बड़े राइटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वही उनका भी तरीका ऐसे ही था। तो वो सब का सब एफोरिज्म है। या जैसे आपने देखा, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये जो भी पैटर्न पे चीजें चल रही, ये सारी की सारी चीजें जो है क्या है, आपका एफोरिज्म है या वो एफोरिस्टिक है। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि एफोरिज्म क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं या क्या चीजें होती। तो एफोरिज्म केवल कुछ नहीं है, बल्कि एफोरिज्म एक आपका टर्ज सेंटेंस है जिसमें वेटेड विथ सेंस है और विद मोर वेट ऑफ विजडम है, जो आपके सामने। उसके बाद बैलड है। हम पता है कि जो बैलड है या क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। यह ट्रेडिशनल सॉन्ग का एक तरीका होता था। और इसमें जो है क्या होता है, बैलड वर्ड जो है बैलारे वर्ड से आया हुआ है, BALLARE। बैलारे का क्या मतलब होता है, डांसिंग सॉन्ग। बैलार्ड, जो बैलार्ड वर्ड है किससे आया, बैलारे वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है, डांसिंग सॉन्ग होता है। बैलार्ड आप पढ़े हुए हैं, जिसमें अगर आपको याद होगा, जॉन कीट्स का ला बिली डेम सांस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इंटरमीडिएट में भी था, BA में भी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा राइम ऑफ द एंशियंट मैरिना बाई एसटी कॉलरेज, चेवी चेज, तमाम चीजें जो बैलार्ड रहा है वो आपका ट्रेडिशनल बैलार्ड, जिसको हम ओरल बैलट भी कहते हैं। दूसरा आपका लिटरेरी बैलट रहा है। तो और इसके अलावा एक आपका और भी बैलट का एक और रूप था, ब्रॉड साइड बैलट। तो बैलट के कई रूप रहे हैं, उसको भी आप देखते हैं। तो जो बैलट वर्ड है, ये बैलारे वर्ड से, जिसका मतलब डांसिंग सॉन्ग होता है। यह ट्रेडिशनल सॉन्ग होता था। और अगर सिंपल वे में आप बताएं या देखने की कोशिश करें, तो बैलड इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। जब कोई छोटी सी कहानी कविता की शक्ल में या कविता में बताई जाती है, सुनाई जाती है, तो वह क्या होता है, बैलड होता है। और यह पहले कैसे होता था, यह ट्रेडिशनल फॉर्म में रहा है। और पहले यह ओरली होता था, लोग इसको जबानी रट लेते थे और ट्रांसमिट करते थे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते थे, पहुंचा देते थे जो है उस पे। उसके बाद वर्ड आया हुआ है कि अ ट्रेडिशनल सॉन्ग इन विच सम पॉपुलर स्टोरीज आर नरेटेड, जिसमें क्या होती थी, पॉपुलर स्टोरीज को नरेट किया जाता था इन शॉर्ट स्टैंजाज, छोटे छोटे स्टैंजाज में, कॉमनली इन क्वार्टेट। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलाड का जो स्टैंजा फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्वार्टरेन। यह उसका सबसे पॉपुलर और सेट स्टैंजा फॉर्म है। ज्यादातर जो भी बैलाड रहा है वो क्वार्टरेन स्टैंजा फॉर्म में। क्वार्टरेन स्टैंजा में कितना लाइनें होती है, सर 4 फोर लाइन। लाइन, ठीक है। और ये क्या होता था, ये ओरल फॉर्म या ट्रेडिशनल सॉन्ग होता था। द वर्ड डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, जो बैलड आया हुआ है या ओल्ड फ्रेंच वर्ड बैलड से आया हुआ है। बैलड जो है
ओल्ड फ्रेंच वर्ड बैलारे से रहा, जिसका मतलब क्या होता है? डांस, कंपेयर, मॉडर्न इंग्लिश, बॉल अ डांस टू विच गेट्स आर इनवाइटेड। फीचर ऑफ द बैलेड इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म आर द मैटर इज ऑफन अ हाईली ड्रामेटिक, ये ड्रामेटिक फॉर्म में होता था, इसमें स्टोरीज होती थी और तमाम उसके अपने बैलड्स जो है पूरे यूरोप में प्रचलित था। तो अगर आप बैलड का रूप देखें, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, और इसके जो रूप है वो क्या है? एक तो ट्रेडिशनल बैलड रहा है, ट्रेडिशनल बैलड, बी से बैलड। जो ट्रेडिशनल बैलड होता था ये ओरल फॉर्म में होता था, और इसको लोग लर्न कर लेते थे, रट लेते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो ट्रांसमिट कर देते थे, भेजने का काम, पहुंचाने का काम करते थे। मतलब पहुंचाने का मतलब उसको सुनाते थे, रटाते थे, ओरल फॉर्म में होता था। बाद में इसको लोगों ने रिटन शेप दिया। आपका चेबी चेज है, और भी बैलट को लेकर के हमने बात किया हुआ था, ये चीजें आई है। फिर उसके बाद क्या होता था? लिटरेरी बैलड आता है। लिटरेरी बैलड जो होता था वो इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप होता था। पोएट उसकी हीरोज को, उसकी कहानी को खुद इन्वेंट करता था, खुद गढ़ता था, और अपनी कला का उसमें जो है प्रदर्शन करता था। तो वो जो आपका क्या होता था? वो आपका लिटरेरी बैलड या सेकेंडरी बैलड होता था, और ट्रेडिशनल बैलड आपका प्राइमरी बैलड। सिर्फ जैसे एपिक के पैटर्न पे प्राइमरी एपिक और सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक होता था, ऐसे ही बैलड के रूप होते हैं। और एक दूसरा आपका होता था ब्रॉड साइड बैलट, या एक और रूप होता था ब्रॉड साइड बैलट, BROAD, ब्रॉड साइड बैलट। जो ये ब्रॉड साइड बैलट होता था, एक कंटेम्प्रेरी इशू को लेकर के इसमें बात की जाती थी, और इसका जो प्रिंटिंग होता था एक साइड में होता था। जैसे अगर हम एक एक पन्ना ले लें और एक पन्ने में दो पेज हो, तो एक साइड प्रिंटेड होता था, एक साइड छोड़ दिया जाता था जो है। और इस पे किसको डील कर किया जाता था? कंटेम्प्रेरी इशू को डील किया जाता था। तो ये चीजें क्या होती थी? और ये क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी इसमें होती है, और सेट स्टैंजा फॉर्म है जिसको हम क्वाट्रेन कहते हैं। इसमें एक कोई लाइन बार बार रिपीट की जाती थी, जिसको क्या कहा जाता है? जब कोई लाइन, कोई वर्ड या कोई क्लास या कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रेन कहते हैं, रिफ्रेन कहा जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा, लाइब्रेरी डेम सांस मर्सी में एक लाइन आती है, ओ नाइट व्हाट एन एल दी। नाइट से पूछा जाता है कि सरदार तुम्हारे दुख का कारण क्या? ओ नाइट व्हाट एन एल दी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो ये जो रिफ्रेन है, इसका मतलब ये होता है कि रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, क्लास, और होल लाइन मोर देन वन टाइम इन अ पोयम, इन द पोयम, तो उसको क्या कहा जाता है? रिफ्रेन कहा जाता है। और इसका सेट स्टैंजा फॉर्म क्या है? क्वाट्रेन, फोर लाइन स्टैंजा। इसका जो सेटिंग होता था ज्यादातर मेडिवल सेटिंग होता था, जिसमें नाइट्स को, फेरीज को, कोल्ड हिल्स वगैरह, सेंसेशन होता था, एडवेंचर होता था, इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। और एब्रप्ट स्टार्टिंग होता था। एब्रप्ट स्टार्टिंग मतलब कि सडन स्टार्टिंग होता था। तो जो बैलड होता था उसकी जो स्टार्टिंग होती थी एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट स्टार्टिंग। एक चीज मैं कहूंगा कि आपको मैं एक एक लेक्चर पर डे, अभी जैसी मेरी क्लास ओवर होगी तो लिटरेरी टर्म का मैं प्रीवियस लेक्चर भी मैं भेजता चलूंगा, वन बाय वन करके। आप उसको जरूर देख लीजिए, तो इससे आपका ये भी कवर होता चलेगा डायरेक्ट इधर ऑनलाइन क्लास में, और जो प्रीवियस है उसको समय निकाल करके। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी चीज देखिए, तो उसको कम से कम आप लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैंने कई बार कहा कि ये आपका चैनल है, आपको पॉपुलराइज करना है, और चीजें अनडाउटली यू ऑनलाइन क्लास में तो आप यहाँ वो सारी चीजें पा ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपको भेजी जा रही, शेयर की जा रही है, तो यू हैव टू टेल अदर्स, क्योंकि अ, उसको जो है काफी कुछ एक इस्टेब्लिश करना है, वो चीजें जो है कम से कम वहां पे भी वो चीजें तो मैं एक एक करके भेजूंगा। बहुत सारे वीडियोस मैं नहीं भेजूंगा, उतना ही मैं भेजूंगा जितना आप देख सके, उसको आप देखिएगा जरूर। एंड लीव सम कमेंट, सम कमेंट जरूर लीव करिएगा, एंड टेल अदर्स आल्सो अबाउट माय चैनल। तो एब्रप्ट स्टार्टिंग को लेकर के मैं बात कर रहा था, वो सब चीजें आती है जो है। तो सडन स्टार्टिंग, एब्रप्ट स्टार्टिंग, और एक उसमें एक चीज और आता था, जैसे रिफ्रेन मैंने बताया, सेंसेशन, रोमांस, नाइट्स, फेरीज, इस तरह के चीजों को लेकर के जो है।
और उसमें एक चीज ये होता था बहुत ही, जो अगर मैं एक और इंडिया में जिसको हम लोग आल्हा कहते हैं, जो फोक सॉन्ग है बुंदेलखंड वाले एरिया में बहुत ज्यादा गाया जाता है, आल्हा इज जस्ट लाइक बैलेट वो रहता है। तो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है बिल्डंग्स रोमन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डंग्स रोमन जो है क्या है कि एक एक नावल का टाइप्स है, लेकिन उसमें कुछ चीजों को लेकर के इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जो आप अच्छे रंग से समझ सकते हैं कि एक ऐसा नावल, अ नावल दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ यंग, यूजुअली फ्रॉम एडोलिसेंस टू मेच्योरिटी। एक ऐसा नावल जिसमें ये दिखाया जाता है कि यंग से और पार्टिकुलरली एडोलिसेंस अवस्था, जो किशोरावस्था है, उस किशोरावस्था से लेकर के मेच्योरिटी तक का जब किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाया जाता है, तो इस तरह के नावल को क्या कहा जाता है? बिल्डंग्स रोमन। तो बिल्डंग्स रोमन जो है चार्ल्स डिकेंस के नावल में आपको ज्यादा ये देखने को मिलेगा, चाहे डेविड कॉपरफील्ड हो और ओलिवर ट्विस्ट हो, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनका किशोरावस्था से लेकर एज ऑफ मेच्योरिटी तक का उनका डेवलपमेंट दिखाया जाता है। तो नावेल एक ऐसा नावेल डील्स विद द डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट दिखाया जाता है किसका? यंग, एक यंग आदमी का, कहाँ से? एडोलिसेंस से लेकर के मेच्योरिटी तक का। और ये चीजें जो है देखा जाए तो फ्रीक्वेंटली जो ऑटोबायोग्राफिकल नावल है चार्ल्स डिकेंस का, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, उसमें देखने को मिलेगा। सैमुअल बटलर का द वे ऑफ फ्लैश में मिलेगा। और इसके अलावा डॉरिस लेसिंग्स का 5 वॉल्यूम चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस में मिलेगा। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स रहे। तो बहुत सिंपल वे में बता दिया गया कि बिल्डंग्स रोमन क्या है, कुछ नहीं है, इसमें अ टाइप ऑफ नावल in which you find या in which you see या a type of novel which deals with the development of a young from adolescence to maturity, जिसमें उन्होंने किसका एक नाम लिया? चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। डेविड कॉपरफील्ड भी मैंने आपको बताया, ओलिवर ट्विस्ट बताया। ज्यादातर यह ऑटोबायोग्राफिकल होता है, तो जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल है उसको हमें महत्व देना है। और जो भी इनके नावल है वो देखा जाए तो डिकेंस का हर नावल कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफिकल ही रहा है। डेविड कॉपरफील्ड भी बहुत ऑटोबायोग्राफिकल रहा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी रहा है। ऐसे ही सैमुअल बटलर का द वे ऑफ ऑल फ्लेश है। डोरिस लेसिंग का 5 वॉल्यूम में चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस है जो है। तो ये चीजें रही। सैमुअल बटलर का जो नावल है, सैमुअल बटलर, हो सकता है कि कम दिखाई पड़ रहा, बटलर, सैमुअल बटलर का जो नावल है द वे ऑफ ऑल फ्लेश, द वे ऑफ ऑल फ्लेश। और इसी तरह से अभी एक नाम और ही आ रहा है, उनका नाम है आपका डोरिस लेसिंग, उनका है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये हमें ध्यान में रखना है और हमें समझना है कि अगर कभी की बिल्डंग्स रोमन होता क्या है, तो एक टाइप ऑफ नावल है जिसमें इन सब चीजों को लेकर के बात की जाती है। किस तरह की बात की जाती है? द डेवलपमेंट ऑफ यंग फ्रॉम एडोलिसेंस टू द एज ऑफ मेच्योरिटी, स्पेशली ऑटोबायोग्राफिकल नावल पे। एक और जो नाम है उसका क्या नाम है? डॉरिस लेसिंग, DORIS, डॉरिस लेसिंग, LESSING। और डॉरिस लेसिंग में कौन है? डॉरिस लेसिंग का उनका जो वर्क है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, CHILDREN, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, VIOLENC, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। ये रहा। ये क्लियर हो गया ये टर्म? यस सर। जी सर। नाउ यू फाइंड कि ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ क्या है? ब्लैक डेथ कुछ नहीं है, या एक प्लेग का नाम है, डिजीज का। याद होगा इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था, ब्लैक डेथ जो आया हुआ था 64 के समय आया हुआ था, 1348 में। तो जो ब्लैक डेथ है ये एक भलभी से एक टर्म के रूप में आया है, या क्या रहा? यह एक एपिडेमिक रहा। जैसे कोविड-19 कभी अगर लिटरेरी टर्म का हिस्सा बनेगा, उससे रिलेटेड लिटरेचर तमाम लिखा जा रहा, लिखा जाएगा।
एंड एपिडेमिक विच स्ट्रक, करे यह एक बीमारी थी जो कि इंग्लैंड में स्ट्रक की थी 1348-49 में, एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन बाई बिटवीन 1/3 एंड 1/2, और इसमें जो है 1/3 लोग मारे गए या हाफ मारे गए। द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर रीचिंग स्पेशली द शॉर्टेज ऑफ लेबर, लैंड ओनर्स टेंडेड टू चेंज फ्रॉम arable to sheep farming, which required less labor. Peasants had better bargaining power and were in a position to commute. A fierce class struggle resulted from attempts by the landed classes to keep own wages, culminating in peasants revolt. ये भी मैंने आपको बताया था, पीजेंट्स रिवोल्ट 1381 ईस्वी में हुआ था, दोनों चासर के समय की घटना रही है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता व्हाट इज ब्लैक डेथ, बट ब्लैक डेथ वाज एन एपिडेमिक which reduced the population by between 1/3 and 1/2, और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लेबर की कमी हुई, पीजेंट्स को मौका मिला लैंड ओनर से जो है एक तरह से बार्गेनिंग करने का, और बाद में उसको लेके तमाम क्लास स्ट्रगल हुआ और एक बड़ा रिवोल्ट पीजेंट्स का होता है जिसको पीजेंट्स रिवोल्ट कहा जाता है 1381 में। और एक घटना कब हुई थी, दोनों चौसर के समय, फादर ऑफ इंग्लिश हुई थी। उसके बाद है ब्लैक वर्ड्स, ये ब्लैंक वर्ड्स होना चाहिए था, ब्लैक वर्ड्स लिखा है BLANK, वर्ड्स विच अनराइम, करें कि जो वर्ड्स अनराइम्ड है, Sir, voice is not getting. Sir, not getting your voice. हेलो हेलो नहीं आ रही सर की आवाज। आप देखिए बोल। हेलो, किसी को आवाज आ रही है? नहीं, कोई किसी को नहीं आ रही जी। मैसेज तो किए हैं सर को, सब लोग तो किए हैं। नेटवर्क सर क्या लग रहा नहीं है, सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर, ये कहाँ इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं कि कानपुर में? कानपुर से बुला रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद का वो रेफरेंस देते हैं कि इलाहाबाद में पढ़ाते हैं। इलाहाबाद की कोचिंग है ना, इलाहाबाद से तो शुरू किए हैं, तो इलाहाबाद के नाम से चल रही है। आवाज मेरी जा रही है? यस सोसाइटी, यस सर आ रही यस है। सर। अच्छा अच्छा, तो ये ब्लैंक वर्ड्स रहा है। ब्लैंक वर्ड्स में जो रहा था ये क्या था, अनराइम्ड रहा है, और एक ऐसा लाइन है जिसमें कि क्या है कि जो सिलेबल रहेगा वो अनराइम्ड, मतलब पहला स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। तो जो ब्लैंक वर्ड्स है अनराइम्ड है और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन आयाम्बिक पेंटामीटर में। और इसके अलावा इसका जो यूज करने वाले लोग रहे हैं, अगर देखेंगे जो ब्लैंक वर्ड था उसमें सबसे ज्यादा अगर इसका बात होगा तो आपका शुरू होता है कहाँ से, यू कैन से कि हेनरी होवार्ड अल्लाफ सरे ने उसका यूज किया हुआ था। और जो आयाम्बिक पेंटामीटर की अगर बात होगी तो आयाम्बिक पेंटामीटर को तो चौसर के द्वारा यूज किया गया था हीरोइक कपलेट में। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स का जो यूज किया गया सबसे पहले किसने यूज किया है, हेनरी होवार्ड अल्लाह सारे ने यहाँ पे। और कौन सा वर्जिल का जो बुक था एनीड, उसका बुक 2 एंड बुक 4 का जो है
इसके अलावा जो तमाम ड्रामेटिस्ट है, क्रिस्टोफर मार्लो है, शेक्सपियर थे, उन सब लोगों ने भी इसका यूज किया हुआ है। तो ब्लैंक वर्ड्स में और कुछ नहीं, बस आपको इतना ही समझना है कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड है, नंबर वन। अनराइम्ड के साथ साथ जो है इसमें और क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, ये सारी चीजें रही। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। और इसका जो सबसे पहले यूज करने वाले हैं हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे हैं, और ये इंग्लिश का सबसे पॉपुलर मीटर रहा है। हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने वर्जिल का बुक एनीट का ट्रांसलेशन जब किया था ब्लैंक वर्ड्स में, बुक सेकंड बुक 4, तब उन्होंने इसका यूज किया हुआ था। और क्रिस्टोफर मार्लो, उसके बाद विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज में, फिर जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, और जेम्स थॉमसन का द सीजन, फिर विक्टोरियन एज में, इन सब जगहों पे इसका यूज रहा है। तो आज की क्लास में हमने जो है इतना जो है आपको किया, एंड आई थिंक कि सारे लोगों को जो है चीजें क्लियर हो गई हैं। अशोक जी इज राइटिंग की नॉट गेटिंग योर वॉइस। अच्छा, मुझे लगता है बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, हाँ, चीज को लेकर के, तो बीच में थोड़ा सा कुछ था डिस्टरबेंस, डजंट मैटर। तो आई हैव डन, यहाँ तक हमने पूरा ये कंप्लीट कर दिया कि क्या क्या है। कल हम नए टर्म को लेंगे ब्लूम्सबरी ग्रुप को। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का। नाउ आप इसे नोट कर लीजिएगा, और मैं जो है आपको लिटरेरी टर्म्स का जो पहला वाला सेक्शन है वो मैं भेजूंगा, उसे आप जरूर वॉच करिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं 2 वीडियो भेजूं, लेकिन हो सकता है आपको समय ना हो, नहीं तो मैं एक हिस्ट्री का भेजता और एक लिटरेरी टर्म्स का भेजता। इसे मैं कहता कि आप वॉच जरूर करिए, उसको सुनिए, तो उससे चीजें रिवाइज हो जाती है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। लेकिन पहले मैं लिटरेरी टर्म्स ही भेजूंगा, क्योंकि अभी लिटरेरी टर्म्स चल रहा। किसी को कुछ कहना है तो नाउ वी हैव 1 or 2 minutes